दिल्ली के चुनाव में किरण बेदी पर बीजेपी और अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी है। इन दोनों को अपनी अपनी सीटों के अलावा दिल्ली की बाकी 69 सीटों पर भी जोर लगाना पड़ रहा है। जाहिर है ये दोनों दिग्गज अपनी अपनी सीटों पर 24 घंटे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या इससे कृष्णानगर और नई दिल्ली विधानसभा सीटों की जनता के मूड पर असर होगा? किरण बेदी को बीजेपी ने कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार बनाया है, जहां बीजेपी अब तक कभी नहीं हारी, जबकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार हैं, जहां उन्होंने 2013 में शीला दीक्षित को भारी अंतर से हराया था। आज इंडिया न्यूज आपको दिल्ली की इन दोनों हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे दिखाएगा। साथ ही इस सवाल पर होगी बड़ी बहस कि क्या किरण बेदी कृष्णानगर का इम्तिहान आसानी से पास कर पाएंगी। केजरीवाल के लिए नई दिल्ली का टेस्ट कितना चुनौती भरा है। दिल्ली में सत्ता की इतनी दिलचस्प जंग पहले कभी नहीं हुई। दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री पद की सीधी जंग दो ऐसी हस्तियों के बीच छिड़ी है जो कभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब बदले हालात में किरण बेदी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के इकलौते खेवनहार। चुनाव में दोनों एक दूसरे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में मुद्दों पे डिबेट हो, घंटे 2 घंटे डिबेट चले, सारे टीवी चैनलों पे दिखाई देगा, लोग अपना मन बना सकेंगे। I accept the challenge. I'll do it in the assembly now. दोनों में बेहतर कौन है, इस पर सियासी बहस गरमाई हुई है। किरण बनाम केजरीवाल में तब्दील हो चुकी चुनावी जंग में पार्टियों का अनुशासन टूटता दिख रहा है। परिवार के सदस्यों की सोच तक बढ़ गई है। देखिए, मुझको लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, किरण बेदी को लाना और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाना। मैं शांति भूषण जी के असेसमेंट से सहमत नहीं हूँ। ऐसी पार्टी को ज्वाइन करके अगर वो मुख्यमंत्री बन भी जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो देश का कोई भला कर पाएंगे। किरण बेदी और केजरीवाल का जादू उनकी पार्टियों के कितना काम आएगा, ये अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। अब ये सवाल भी दिलचस्प हो गया है कि क्या पहली बार चुनाव लड़ रही किरण बेदी कृष्णानगर की जनता के टेस्ट में पास होंगी? कृष्णानगर से किसे जिताना चाहेंगे इस बार? किरण बेदी को जिताना चाहेंगे। किरण बेदी को जिताएंगे? बिल्कुल किरण बेदी को 100%। किसे वोट करेंगे इस चुनाव? अरविंद केजरीवाल जी को। क्यों अरविंद केजरीवाल? उनको इसलिए क्योंकि वो 49 डेज में जब वो आए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यही सवाल नई दिल्ली सीट से दूसरी बार मैदान में उतरे अरविंद केजरीवाल के सामने भी है। हम लोग तो केजरीवाल को वोट करेंगे। हम तो इस बार किरण बेदी को सीएम की तरह देखना चाह रहे हैं। पूरा यकीन है एक्चुअली मेरे को, तो वो केजरीवाल जी बिल्कुल जीतेंगे। नुपुर शर्मा को वैसे ही ज्यादा सपोर्ट है इस बार। किरण केजरीवाल को कम सपोर्ट पिछली बार की उनकी जो डिसीजन रहे हैं उनकी वजह से उनको काफी लॉस होगा इस बार। किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के चुनावी क्षेत्रों में जनता की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज ने सैंपल सर्वे किया है। क्या है इस सर्वे के नतीजे? अपनी अपनी जमीन पर कौन कितना मजबूत है, ये जानने के लिए बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। दिल्ली में तानिया खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज लिटमस टेस्ट है अरविंद केजरीवाल का और साथ ही साथ किरण बेदी का, क्योंकि हम हाल बताने जा रहे हैं नई दिल्ली सीट का और कृष्णानगर सीट का। यह हमारा स्नैप पोल है। हमने खुद जाकर वहां पर लोगों की राय ली है, लोगों से उनकी राय शुमारी की है, लोगों से हालचाल पूछा है कि वो किसे वोट डालना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को। ये अपने ढंग का अनोखा सर्वे है, विश्वसनीय सर्वे है और इसमें जाकर हमने सीधे लोगों से बात की है, उनके आधार पर परसेंटेज निकाला है और ये सर्वे जनता के मूड को बताता है, जनता के मूड को भांपता है। हम सबसे पहले बात करेंगे कृष्णानगर की, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी जी चुनाव लड़ रही हैं। ये सीट डॉक्टर हर्षवर्धन ने छोड़ी है। उनके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन यहां से लगातार
विधायक का चुनाव 5 बार जीते हैं। पिछली बार वो सीएम पद के दावेदार थे, उम्मीदवार थे और एक भारी अंतर से उन्होंने चुनाव हराया था अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को। लेकिन अब क्या हाल है? इस पर हम चर्चा करेंगे बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा से, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन बरखा सिंह जी से, ऋचा मिश्रा जो कि स्पोक्स पर्सन है आपकी आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी की मेंबर हैं, उनसे, आलोक मेहता जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनुज गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके साथ। आलोक मेहता जी गवर्नेंस नाउ से जुड़े हुए हैं, उसके एडिटर इन चीफ हैं। लेकिन उससे पहले क्या बोले दिल्ली कृष्णानगर विधानसभा की जनता का मूड, ये देख लेते हैं। क्या बोले दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कृष्णनगर की जनता किस तरह आती है। बिजली 11% लोग मानते हैं, पानी 2% लोग मानते हैं, सुरक्षा 9% लोग मानते हैं, महंगाई 39% लोग मानते हैं और भ्रष्टाचार 39% लोग मानते हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों प्रमुख मुद्दे हैं। क्या बोले दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? 30% लोग बोलते हैं पार्टी को देखकर वोट देंगे, 35% लोग बोलते हैं उम्मीदवार को लेकर वोट देंगे, मुद्दे को देखकर वोट देंगे, 34% लोग मानते हैं और सिर्फ 1% लोग मानते हैं जाति धर्म। वैसे भी जाति धर्म की राजनीति खत्म हो चुकी है अब इस देश में। लोग मुद्दों के आधार पर वोट देना पसंद करते हैं, लोग उम्मीदवार के आधार पर वोट देना पसंद करते हैं, लोग पार्टी के आधार पर वोट देना पसंद करते हैं। और यहां पर एक बड़ा अंतर, दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी? 44% लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन 56% लोग बोलते हैं ना, मोदी की लहर नहीं चलेगी। तो ये एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अगला सवाल क्या है, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? इसका जवाब देखिए, बेहद दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी 44% लोग चाहते हैं, कांग्रेस के 2% लोग चाहते हैं और 54% लोग आपकी सरकार देखना चाहते हैं। यह आज का ताजा सर्वे है। ऋचा मिश्रा स्पोक्स पर्सन आपकी अगर सुन रही होंगी तो ऋचा को मैं बता दूं 54% लोग आपकी सरकार देखना चाहते हैं और आरती मेहरा जी अगर आप सुन रही होंगी तो 44% लोग बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। यानी कृष्णानगर में पिछड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से। ऋचा, कृष्णानगर में अगर पिछड़ी हुई है तो दिल्ली की बाकी सीटों पर क्या होगा? मेरा सीधा सवाल, क्या कृष्णानगर में भी आपने डेंट मार दिया है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर? दीपक जी, बहुत बढ़िया सवाल है। आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से जमीन पे काम कर रही है और हर विधानसभा की यही स्थिति है। कृष्णानगर अछूता नहीं है, ईस्ट दिल्ली, पंजाबी सीट और कास्ट बेसिस पे सीट भारतीय जनता पार्टी ने किरण जी को दी है, परंतु यहां उनका पासा उलट गया है। वो कहीं भी दें, सीट सबकी हर जगह हर सीट पे यही स्थिति आपको मिलेगी, क्योंकि लोग मुद्दों पे, लोग डिलीवरी पे ध्यान दे रहे हैं। लोगों को पता है कि नीति और नीयत जिसकी साफ है उसी को चुनाव में आगे आना चाहिए। विकास जो कर सकता है और जो कह रहे हैं और जो कर सकते हैं उन्हीं को आगे लाना चाहिए। हमारे एक से बढ़कर एक प्रत्याशी 70 सीटों पे उतरे हुए हैं। कृष्णानगर में भी हमारे प्रत्याशी बहुत ईमानदार हैं और अरविंद जी की जो छवि है वो पूरी दिल्ली पे है ही। उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, लीडर्स हैं, उनकी भी छवि इस चीज में सहायक है। लेकिन आरती जी, ऐसा क्या हो रहा है कि किरण बेदी का जादू अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं चल रहा है, मोदी का जादू भी यहाँ चलता नहीं दिखाई दे रहा है? दीपक जी, ये मत भूलिए कि अभी 2013 में सबसे भारी बहुमत से जीती हुई थी ये सीट। मैं मानता हूँ आप 45,000 से जीते थे आप। ये सीट 100% हमारी है। ये सीट 100% हमारी है। मैं आपके किसी सर्वे को चैलेंज नहीं करना चाहती, लेकिन ये 43,000 से नहीं, कम से कम 50,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। मेरी छोटी बहन ऋचा अभी कह रही थी कि हमने बहुत अच्छे कैंडिडेट 70 सीटों पे उतारे हैं। अभी 2 को तो कल ही आपने विड्रॉ किया। आपके 8-9 ऐसे हैं जो हमारा रिजेक्टेड माल है वो सारा आपने लिया हुआ है, और जिन्हें आप बहुत ईमानदार कह रही हैं तो वो बसपा के जो लोग आपके आए हैं और आपके
एमएलए के प्रत्याशी बने हैं, उनका क्या इतिहास रहा है वो आप चेक कर लें। रही बात किरण बेदी जी की, डॉक्टर हर्षवर्धन गली गली किरण बेदी जी के लिए जो उनका पूरा का पूरा इलेक्शन को उठाने का काम है। वैसे तो इलेक्शन वहां पूरी तरह से उठा हुआ है, जो अथाह समुद्र कल नजर आया उनके नॉमिनेशन भरने पे। किरण बेदी अपने आप में अगर देखा जाए वो एक विश्वसनीयता रखती है, एक मजबूती देने वाली रखती है, एक कर्मठ महिला है। उनके नाम से ही अगर दिल्ली की महिलाओं में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है तो आप ये देख सकती हैं। तो ऋचा जी, ये एक मैं फिर दीपक जी के सर्वे को बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगी। नहीं आरती जी, ये चीजें कृष्णानगर की जनता शायद समझ नहीं पाई है। ये चीजें कृष्णानगर की जनता समझ नहीं पाई है जो आप बोल रही हैं। वो अभी 3 महीने से इन लोगों ने, जैसे मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने पूर्व प्रत्याशियों को रिजेक्टेड माल कह रही हैं। मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या सतीश उपाध्याय रिजेक्टेड माल है? अपने आप बदल जाएगी। आप अपने पूर्व नेताओं को रिजेक्टेड माल कह रही हैं। एक तो भाषा, ऊपर से नियत, ये रिजेक्टेड माल, ये बहुत ही आपकी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की सोच है उसको दर्शा रहा है। क्या सतीश उपाध्याय रिजेक्टेड माल है या वो सारे शीर्ष के नेता रिजेक्टेड माल है? आपको बाहर से मतलब ये रिजेक्टेड माल शब्द आपने इस्तेमाल कैसे कर लिया अपने पूर्व नेताओं के लिए, अपने काउंसलर्स के लिए, अपने पार्षदों के लिए? आप पार्टी बदल लेने से वो रिजेक्टेड हो गए। भारतीय जनता आपको भी तो टिकट नहीं मिला, आप रिजेक्टेड माल है क्या? तो बहुत शर्म आनी चाहिए इस तरह की अभिव्यक्ति के लिए। यादव को ले आए, ऋचा आप यादव को ले आए, आप अलग राजनीति करते हैं। अरे केजरीवाल से ज्यादा कास्टिस्ट व्यक्ति कोई नहीं है। जितनी उन्होंने यहां तक भी कहा था कि ये सीटें, अच्छा जब वो यूपी लड़ने गए थे और दूसरा लड़ने गए थे तो उन्होंने कहा था ये सीटें चलो ठीक है, ये मुस्लिम में बांट तो पहले तो आपको अपने नेताओं से इस तरह का क्षमा मांगनी चाहिए कि आप रिजेक्टेड बोल रही हैं। 2 सीटों पे विड्रॉ कराया उन्होंने, 2 सीटों पे रिजेक्ट कराया, दो सीटों से विड्रॉ जो कराया, मैं बताना चाहूंगी, एक जाट नेता को विड्रॉ करा के, क्योंकि उन्हें लगा कि 3 जाट नेता होंगे तो टक्कर हो जाएगी, तो यादव को ले आऊं तो मैं ये सीट जीत सकता हूं। नहीं तो ऐसा है, अरविंद केजरीवाल जी कास्ट की राजनीति करते हैं। ये आपकी सोच है की बात मैं ये कह रही हूँ, ये आपकी सोच है। मेरी हमारे पास एक इंटरनल लोकपाल है जो अगर हमारे नहीं है, ये आप सुनना नहीं चाहती है, शायद बताएगी। आप मोनोलॉग में बिलीव करती है अपनी पार्टी की तरह। ऋचा बोलिए, मोनोलॉग से बाहर निकलिए, डिस्कशन का समय दीजिए, थोड़ा जवाब देने का भी मौका दीजिए। ऋचा बोलिए आप जी। फिर मैं बाकी पैनलिस्ट पे जाऊंगा। लोकपाल है, कोई भी कैंडिडेट के खिलाफ हमें अगर शिकायत मिलती है जी, अगर हमारे को किसी भी कैंडिडेट के कैरेक्टर, उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड या उसके अगेंस्ट कोई करप्शन का मामला किसी भी वक्त मिलता है तो हम वो सीट खाली छोड़ देंगे, उस कैंडिडेट को नहीं उतारेंगे। और इन 2 कैंडिडेट के साथ एन आखिरी वक्त पे हमें मिला तो हमने उनको चेंज किया, जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट थे हमने खड़े किए। ये कास्ट वाली राजनीति आप करते हैं और शर्म आनी चाहिए। आप बीजेपी ने आपको स्पोक्स पर्सन बना के भेजा है और आप अपने नेताओं को रिजेक्टेड माल कह रही हैं। कल को आपको टिकट नहीं मिली, आप भी रिजेक्टेड माल हो जाएंगी। दीदी, आपको स्पोक्स पर्सन बनाया है, कम से कम आप दूसरों को रिजेक्टेड माल तो मत कहिए। माल शब्द क्या है? क्या प्रोडक्ट है? दूसरे का प्रोडक्ट अच्छा लगा खा लो। किरण बेदी भी आज आपकी अपनी हो गई, शाजिया आज आपकी अपनी हो गई और आपके अपने नेता वो सब रिजेक्टेड माल हो गए। ये बहुत ही संकीर्ण विचारधारा दिखा रहा है। ऋचा, आपने तो बस आपके पास शब्द नहीं है, यू आर आउट ऑफ वर्ड्स नाउ। रिजेक्टेड माल शब्द आपने टीवी में आज जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ये देख रहे होंगे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया, वे सब रिजेक्टेड माल है, वे सब रिजेक्टेड माल है। अरे आरती जी, आप कम से कम रुक के सुन लीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आज सबके दिल पे सांप लौट रहा होगा क्योंकि आपने उनकी, आप तो 33 साल से बीजेपी में हैं, आप भी रिजेक्टेड है क्या? रिजेक्टेड माल आपने बोला, उनने
भारती जी, आप कम से कम रुक के सुन लीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। आज सबके दिल पे सांप लौट रहा होगा क्योंकि आपने उनकी, आप तो 33 साल से बीजेपी में हैं, आप भी रिजेक्टेड है क्या? रिजेक्टेड माल आपने बोला उन नेताओं को जिनको आपके वहां टिकट नहीं मिला। आप पे कल ही आपके ही प्रत्याशी ने आप पे आरोप लगाया, उस 2 करोड़ का जवाब दे दीजिए। आप अपने नेताओं को रिजेक्टेड माल कैसे कह सकते हैं? आप अच्छा ऋचा आरती आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति मैंने जवाब दे दिया। अच्छा ऋचा आरती आगे बढ़ते हैं। रिजेक्टेड माल कैसे कह सकती हैं? सतीश उपाध्याय रिजेक्टेड माल है? मैं आपको बहुत शर्म की बात है। ऋचा आरती आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल बरखा सिंह जी से। बरखा सिंह जी, कृष्णा नगर में सिर्फ 2% लोग मानते हैं कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। जी, सतीश उपाध्याय मेरी पार्टी का प्रेसिडेंट है, वो 70 सीटें टिकट लड़ रहा है। ऋचा, आपकी सोच ही बहुत गलत है, आपकी सोच ही बहुत गलत है। वो 70 सीटों को लड़वा रहा है, वो 70 सीट लड़ रहा है, तो इसलिए आप अपनी सोच को ठीक करिए। हमारा कहने का मतलब है, बसपा के जिस काउंसलर को आपने टिकट दी उसका इतिहास चेक कर लीजिए। आपने काउंसलर के कांग्रेस वाले जिनकी टिकट दी है उनका इतिहास चेक कर लीजिए। बड़ी ईमानदार पार्टी जो बनती है, अगर आप वो बताइए कि वो 2 करोड़ के खिलाफ आप दे दीजिए आज। कैसे लगता है? उसे भी चेक करा। अच्छा, दोनों गदाधारी टीम बन गई है, कैसे शांत करूं? ओपन फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से मैं कह सकती हूँ कि आज आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है, किसी कैंडिडेट के खिलाफ, आज पार्टी उसे बदल देगी। नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। हम इतना दम रखते हैं और दमदार राजनीति करते हैं। हम अपने लोगों को रिजेक्टेड माल नहीं कहते हैं। हम दूसरे की तरफ, हम ब्रांड और प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल्स को वोट, क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देते हैं, करप्ट लोगों को टिकट नहीं देते हैं। उमेश अग्रवाल ने रेप का केस तिलकनगर थाने में कल हुआ है, उनके अगेंस्ट FIR, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ है उस पर आप कुछ नहीं कह सकती हैं क्योंकि आपको उस बारे में फिक्र ही नहीं है। महिला सुरक्षा आपके एजेंडा में ही नहीं है। अच्छा ऋचा रिजेक्टेड माल शब्द आपने इस्तेमाल करने में किरण बेदी के आते ही मेरी शुरू हो गई। किरण बेदी के आते ही ऋचा, महिला सुरक्षा का विषय तो बड़ी उमेश अग्रवाल के ऊपर क्या है? सफेद उमेश अग्रवाल NCR के विधायक है, उनके साथ विधायक है उमेश अग्रवाल। मैं आपको एक एक महिला उमेश अग्रवाल रेप केस में NCR के विधायक, तो मैं महिला FIR तिलकनगर बता दूंगी। उनके अगेंस्ट क्या कर रही है किरण जी? एक स्टेटमेंट नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है बीजेपी की तरफ से। आज उनके साथ क्या हो रहा है? वो आपके विधायक है, रनिंग करंट विधायक। नहीं मालूम रेप केस में FIR तिलकनगर में हुई है, उनके अगेंस्ट क्या कर रही हैं आप? उनको भी, अरे आप मीडिया के युग में आपको ये पता ही नहीं है, आपको अपनी पार्टी में क्या आ रहा है नहीं पता है। दोषी पाई गए तो पूरी तरह से दंडित करेगी। हाँ, बड़ी पूरी तरह से दंडित करेगी। FIR हुई है, इसीलिए कृष्णा नगर की महिलाएं किरण बेदी को वोट नहीं देंगी। तरीके से उसमें कृष्णा नगर की महिलाएं किरण बेदी को वोट नहीं देंगी। दंडित किया जाए। अच्छा लगता है मैं 7 तारीख का इंतजार कर रहा हूँ। 80% हमको 7 तारीख का इंतजार करना चाहिए। मैं बरखा जी के पास चलता हूँ। ऋचा आरती, कोई महिला बीजेपी को वोट ना दे, ये मेरी अपील है। अच्छा ऋचा आरती, मैं बरखा जी के पास चलता हूँ। बरखा जी, सिर्फ 2% लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, सिर्फ 2% लोग, क्या कहेंगी आप? नहीं दीपक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता रही हूँ, पूरा अंडर करंट है हमारी पार्टी में। हमारे अजय माकन जी के आने के बाद से सारा हमारा जो वर्कर है वो सब एकजुट हो चुका है। और में भी आप लोगों ने इस तरह से ये अंदाजा नहीं लगाया था कि कौन सी पार्टी क्या करने जा रही है, क्या रिजल्ट आएंगे, और जो नतीजे आए वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। इसी तरह से मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ कि अजय माकन जी के नेतृत्व में इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे। और अजय माकन जी जो कि के नेता है, दिल्ली छात्र संघ से जिन्होंने राजनीति शुरू करी और दिल्ली के एक एक शख्स के नब्ज को पहचानते हैं, वो एक बेहतर और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि 2% या 3%। ना अंडर है ना करंट है, बरखा जी ना अंडर है ना करंट है।
दीपक जी सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बस दिन में सपने देख रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा। चलिए मैं दो एक्सपर्ट से पूछ लेता हूँ। आलोक जी, कांग्रेस कहाँ खड़ी है इन चुनाव में? देखिए, ये तो जनार्दन जी ने कल जो कह दिया, बाद में अब उसको बदल गए हैं। लेकिन जैसे कह रहे हैं, कार्यकर्ता छोड़िए, नेता भी रास्ता भटक गए हैं। और चूंकि कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही है, माफ कीजिएगा बरखा जी, अजय माकन जी जब सत्ता में थे तब कितने लोगों को मुंह दिखा रहे थे। संदीप दीक्षित जब सत्ता में थे तो किसको मुंह दिखा रहे थे, उसका नतीजा हुआ। वो पता ही नहीं, आज तो पता ही नहीं चल रहा है। वो पार्टी के, आप जो कहते कार्यकर्ता छोड़िए, पूर्वी दिल्ली में जहां कृष्णानगर से चुनाव होने जा रहे हैं, वहां आप पार्टियां, उनमें कौन लड़ेगा वो तो आप देख ही रही हैं। लेकिन कांग्रेस का कहीं कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। अजय माकन जी को आप ठीक है बलि का बकरा बना दीजिए, चूंकि चाहते हैं कि अजय माकन जी भी मैदान से, चूंकि राहुल गांधी की टीम में वो हैं, वो जनार्दन जी का उनको हटाने में लगे। पहले वो इस लड़ाई को तय कर रहे हैं कि आगे 10 साल बाद कौन नेता होगा। तो 10 साल बाद, चूंकि ये तो राहुल गांधी कह चुके हैं हम तो 2024 की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो 2024 तक कौन जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, राजनीति में जिंदा रहेगा कि सड़क पर रहेगा कि जेल में रहेगा। नहीं, वो सशक्त नेता है। हाँ, वो इसीलिए तो इसीलिए नहीं है। हाँ, इसीलिए पता चलेगा आपको। देखिए 7 तारीख और 10 तारीख को आप देखिएगा, अजय माकन जी की भी, अजय माकन जी यदि खुद अकेले जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरे लोग कितना जीतेंगे ये साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए बड़ी दुखद स्थिति है। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में नेतृत्व का अभाव हो, जहां HKL भगत जैसे नेता हो, बीजेपी में मदन लाल खुराना जैसे नेता रहे। मदन लाल खुराना किरण बेदी के खिलाफ भूख हड़ताल करते थे, बेचारे उनसे डंडे खाए थे। आज मदन लाल खुराना बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उनकी छाती पर किरण बेदी को बिठा दिया गया। तो ये दिल्ली का भी दुर्भाग्य और देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में नेता ही नहीं रह गए हैं। बिल्कुल, नेता ही नहीं रह गए और पैराशूट नेताओं को लेकर आती है राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी। इस पर भी हम बहस आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अनुज जी, ये सर्वे क्या दिखाता है, ये सर्वे क्या इंडिकेट करता है कि बीजेपी जिस मोमेंटम के साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थी, वो मोमेंटम थोड़ा सा गिरा है? जी हाँ दीपक जी, इस सर्वेक्षण के जो आंकड़े अभी इस समय दिख रहे हैं, उससे मेरे जैसे व्यक्ति को भी बड़ी हैरानी और चिंता हो रही है। जो मेहरा जी ने अभी कहा था कि सबसे बड़ी लीड से डॉक्टर हर्षवर्धन पिछले बार जीते थे, नहीं, वो 43,000 की लीड से जीते। उससे बड़ी 48,000 की लीड से किराड़ी की सीट आप ही की पार्टी के अनिल झा जीत करके गए थे। हाँ, मतदाताओं में किसके प्रति सबसे अधिक प्रेम था, वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। 58% से अधिक वोट लेकर के, सबसे अधिक परसेंटेज वोट लेकर के वो जीते थे। दिल्ली में जो 5 सीटें जो भाजपा बीच के 4 बार सरकार में नहीं रही, उसके बावजूद जीती, उसमें कृष्णानगर, मोतीनगर, जनकपुरी, गोंडा और करावल नगर, और इसमें से एक सीट छांट करके किरण जी को दी गई है। मगर ये जो वोट यहां पर है, क्या ये संकेत कर रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का जो पोर्टफोलियो चेंज किया गया 2 महीने पहले, जो कम महत्व का माना जाने वाला विभाग उनको दिया गया, या इस समय उनको सामने नहीं किया गया जो कि उम्मीद की जा रही थी, क्या उसका कोई खामियाजा वहां जमीन पर, कोई नाराजगी उनके समर्थकों के बीच है क्या? मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। वाकई इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार हर्षवर्धन फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा कृष्णानगर के अंदर, और कई सारे और फैक्टर हैं। सरकारी कर्मचारियों का फैक्टर है, साथ ही साथ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनका फैक्टर है, अनाधिकृत कॉलोनियों में लोग रहते हैं उनका फैक्टर है, जो स्विंगिंग वोटर्स हैं उनका फैक्टर, ये कई सारे फैक्टर्स हैं। वो किस तरफ जाते हैं, व्यापारी उनका फैक्टर है, वो किस तरफ जाते हैं, उस पे भी बहुत कुछ ये चुनाव डिपेंड करेंगे। आखिरकार व्यापारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, बीपीएल वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, एमआईजी वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल, और बीजेपी भी उस रोड मैप पे कहीं पीछे नहीं है। लेकिन हम क्विकली आपको एक सर्वे दिखाते हैं जो प्री किरण बेदी हमने कृष्णानगर के अंदर किया था। आइए उसके रिजल्ट देख लेते हैं, उस पर एक क्विक कमेंट लेंगे, फिर उसके बात करेंगे हम शांति भूषण जी के स्टेटमेंट की कि उससे कितना असर पड़ा है। किरण बेदी की जो तारीफ की है उन्होंने, और प्रशांत भूषण ने अपने पिताजी के बयान से किनारा कर लिया है। उसके बाद हम अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलेंगे कि क्या वहां पर अरविंद केजरीवाल की लहर है। पहले देखते हैं प्री किरण बेदी कृष्णानगर का ये सर्वे। क्या बोले दिल्ली
कृष्णानगर में किरण का इम्तिहान है और प्री किरण बेदी 16 जनवरी 2015 का यह सर्वे है। यहाँ पर बिजली 31% लोगों के लिए मुद्दा है, पानी 4% लोगों के लिए मुद्दा है, सुरक्षा 8% लोगों के लिए मुद्दा है, महंगाई 44% लोगों के लिए मुद्दा है और 13% लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है। तो यहाँ भी महंगाई टॉप पर है। हालांकि इन्फ्लेशन गिरा है, लेकिन अभी भी लोगों को महंगाई की आंच सता रही है। दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर देंगे? यहाँ पर पार्टी 64% लोगों का मुद्दा है, उम्मीदवार 27% लोगों का मुद्दा है। शायद हर्षवर्धन इफेक्ट यहाँ पर तब ज्यादा असरदार था। मुद्दा 8% लोगों का है और जाति धर्म मात्र 1% लोगों का है। दिल्ली चुनाव में क्या मोदी लहर चलेगी? हाँ 30% लोग कह रहे हैं और नहीं 70% लोग कह रहे हैं। क्या बोले दिल्ली? 16 जनवरी 2015 का ये पोल है। भारतीय जनता पार्टी को 26% लोग वोट दे रहे हैं, कांग्रेस को 19% और आप को 55%। यानी यहां पर भी आप जो है क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहा है 16 जनवरी 2015 के हमारे इस सर्वे के अंदर। यानी आपका इफेक्ट कृष्णानगर सीट में 16 जनवरी 2015 को भी था और आपका यही इफेक्ट हमने पोस्ट किरण बेदी जो सर्वे कराया है उसके अंदर भी था। क्या किरण बेदी एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आरती जी, सीधा सवाल, आपका नारा था चलो चले मोदी के साथ, अब क्या वो बदल के चलो चले बेदी के साथ हो रहा है? नहीं जी, देखिए अगर आप किरण बेदी जी को भी सुने तो दीपक जी लगातार उन्होंने ये कहा है कि मुझे मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, इसीलिए मेरा मन बदलाव हुआ है। और मोदी जी के साथ मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का नाम तो हम आगे रखे ही हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ तो बेदी को कहां से ले आया? एक बड़ा विश्वसनीय, एक मजबूत चेहरा देने का काम किया है। आज आप देखिए, सच्चाई ये देखिए कि यहां तक कि प्रशांत भूषण जी ने जिस तरह से किरण बेदी जी की प्रशंसा की है वो अपने आप में दर्शाता है, बताता है जिस तरह से महिलाएं, क्योंकि मैं भी फील्ड प्रशांत भूषण ने नहीं की है, शांति भूषण ने की है। तो मैं देख शांति भूषण जी ने, मैं वही शांति भूषण जी का कह रही हूं जो कि संस्थापक है, जो कि संरक्षक है, जो कि 1-1 करोड़ रुपए का डोनेशन देते रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का। ऐसा है दीपक जी कि 3 करोड़ रुपए का उन्होंने डोनेशन दिया है, तो उनके संरक्षक हैं, संस्थापक हैं। उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो उसमें एक बहुत बड़ा दम है। भारतीय जनता पार्टी जब किरण बेदी जी को लाई है तो वो एक विश्वसनीय चेहरा ही नहीं, उनको प्रशासनिक पकड़ भी है और उनका 40 साल का अनुभव ये दर्शाता है, दिखाता है कि किरण बेदी एक बड़ी उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ बहुत दमदार थी, दबंग पुलिस ऑफिसर थी, एक सुधार रिफॉर्मिस्ट की उनकी छवि निकल के आई जब वो डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल थी। उसके बाद में अगर आप देखें तो निरंतर उन्होंने प्रशासनिक जो कार्य किए उसमें उन्होंने अपना नाम कमाया। अब एक एनजीओ जो चला रही है सालों से, जिसमें डायरेक्टली 40 से 60 हजार लोग जुड़े हैं, गरीब तबके के, डिस्ट्रेस में महिलाएं, शराब पीते हुए युवक जिन्हें कि वो राह पे लाने की नशाबंदी के उसमें कार्य कर रही हैं, तो उनका बड़ा संवेदनशील चेहरा, गरीबों के प्रति बड़ा कंसर्न चेहरा भी सामने आया। लेकिन हर्षवर्धन जी का चेहरा नहीं था क्या? आरती जी, मुझे ये लगता है कि आपका और हर्षवर्धन जी का सवाल है, आलोक जी का एक सवाल है कि क्या आपका और हर्षवर्धन जी का चेहरा विश्वसनीय नहीं है? हमारे शीर्ष नेता है। आपका और हर्षवर्धन जी का चेहरा क्या विश्वसनीय नहीं था? शीर्ष नेता है, आज वो हमारे केंद्रीय मंत्री है। आपके चेहरे को क्या हुआ आरती जी? हमें उनपे आरती जी, आपका खुद का चेहरा आपको क्यों नहीं माना? आपको विश्वसनीय नहीं मानते? महिलाओं में आपने जो काम किया, नगर निगम में काम किया, आपका चेहरा विश्वसनीय नहीं है। दिल्ली की पहली मेयर महिला मेयर रही, नॉन बाइफर्केटेड दिल्ली की आलोक रह चुकी। देखिए कहाँ कम है हर्षवर्धन जी और आपका, आपने जो इतने साल काम किया, आपको किनारे बिठा दिया गया। मैं भी ऐसे ही झटके से आऊंगी। जब आलोक जी, जब मेरा समय आएगा मैं भी ऐसे ही झटके से आऊंगी। तो ये तो राइट समय की बात होती है, हर व्यक्ति का राइट समय आता है।
मेरा राइट समय आया, मेरी इसी पार्टी ने एक बार नहीं मुझे 2 बार महापौर बनाया, ठीक है ना। तो अभी मेरा जब पुनः दोबारा राइट समय होगा तो ये पार्टी राइट तरीके से मुझे जो मेरे लिए बना है वो मुझे इमीडिएटली दे देगी और झटके से ही मिल जाएगा। तो मतलब, जैसे किरण बेदी जी को मिला, जैसे अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने झटके से दे दिया, उस झटके को वो समझ नहीं पाया और वो चले गए प्रधानमंत्री की रेस में। तो ऐसा है कि बहुत सी चीजें जो है हमें अपना कर्म करते रहना होता है। आलोक जी, मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ आपका इतने सालों से, वो समझ नहीं पाया और वो चले गए प्रधानमंत्री की रेस में। तो ऐसा है कि बहुत सी चीजें जो है हमें अपना कर्म करते रहना होता है। आलोक जी, मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ आपका इतने सालों से, आपको हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी के दिनों से। आरती जी, आप जो तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी, मैं कार्डर बेस्ड पार्टी की एक सिपाही हूँ। अपनी पार्टी के लिए लड़ना, अपनी पार्टी की बात को रखना पूरे दमदारी से। पर किरण बेदी कार्डर बेस्ड पार्टी की सिपाही तो नहीं है ना? वो तो कार्डर पर पड़ता, वो तो गोली पत्थर चला, वो चलाती रही, लाठी चलाती रही है। विचारधारा है दीपक जी, कार्डर पर लाठी चलाती रही है। 40 साल का इतिहास, पूरा राष्ट्रवादी है। हाँ रिचा। आरती जी, थोड़ा 1 मिनट जवाब देने का मौका दीजिए। आपने बहुत सारी चीजें बोली कि कैडर बेस्ड पार्टी। मैं 10 तारीख की जो रैली थी प्रधानमंत्री जी की, वहां से शुरू करती हूं कि वो जब असफल हुई, उन्होंने देखा कि दिल्ली में कोई लीडरशिप जो है, आंतरिक कला बहुत है, बहुत सारे गुट है। अमित शाह जी की 2 रैलियां तुरंत में कैंसिल हो गई। आपको बता दिया उन्होंने। किरण जी को लाया गया पैराशूट से, फर्स्ट एड, एक तरह से क्विक फिक्स। और जब किरण जी आई तो उनकी भी रैलियां, उसी दिन अगर हमारी कोई रैली होती है और उनकी रैली होती है, आप देख लीजिए, कैडर विश्वासघात महसूस कर रहा है। कैडर किरण जी के साथ नहीं है। जो आपने अभी दीपक जी कुछ मिनट पहले कहा था कि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है बीजेपी से, इधर आ जाती है, जो कि वो रिकवर नहीं कर पाएंगे और उन्हें इसका एहसास नहीं है। आज लॉयर्स ने, दिल्ली के लॉयर्स ने जो उनके पुतले जलाए हैं, ये उस बात का संदीप दुबे से पूछो, अश्विनी उपाध्याय से पूछो, विनोद कुमार बिन्नी, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। आप बोलती हैं तो मैं शांति से सुनती हूँ। वो आपको बताएंगे विश्वासघात। आप थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। ऋचा जी, ठीक है, आप बोल लीजिए। आप गलत बोलेंगी, मैं बोल लीजिए, ये तो बात आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगी। विश्वासघात अगर हमने किया, अगर आप लोग आपके हमारी तरफ आ रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। अच्छा, 1 बाय 1 प्लीज। आपका कैडर इस वक्त बहुत विश्वासघात महसूस कर रहा है और आपकी जो रिजेक्टेड मॉल का स्टेटमेंट है, ये सबसे बड़ा विश्वासघात है जो आज आपने कर दिया है। कि इसका मतलब कि पार्टी के शीर्ष नेता जो है वो इसी तरह सोचते हैं कैडर को भी कि भाई ठीक है, इनसे हमारा काम नहीं चलेगा, आरएसएस के भी जो हमारे लोग हैं उनसे भी काम नहीं चलेगा और आपके बीजेपी के कैडर से भी काम नहीं चलेगा। हमारी आम आदमी पार्टी की पुरानी जो हमारी सहयोगी है उनको ले आओ, उनको पैराशूट करके देखिए। देखिए, राजनीति में डंडे से काम नहीं चलता है। मनोज तिवारी जी का तो भी बंद कर दिया गया, नहीं थी, ने थानेदार बोला, अगले दिन उन्हें दंडवत प्रणाम करवा दिया। आप लोगों ने दम घोटू माहौल बना दिया है। तो इसलिए ये बात समझना जरूरी है और जनता इसको देख रही है कि क्या हो रहा है, वहां मोनोपोली चल रही है। शांति भूषण जी जो आज बोला है, वो एक बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी पार्टी में। ये तो देखिए कितनी अच्छी बात है। अगर वो अंदर से खुश नहीं है तो वो अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो आप मानते हैं शांति भूषण अंदर से खुश नहीं है? वो उनका अलग विचार है। तो हमारी पार्टी आप मानती है कि शांति भूषण अंदर से खुश नहीं है? और जो विधायकों ने विद्रोह किया था या जब उन्होंने असहमति व्यक्त की तो उनको निकाल दिया गया। ठीक है, शांति भूषण अंदर से खुश नहीं है? निजी राय है, कम से कम उन्हें अभिव्यक्ति है। कम से कम सतीश उपाध्याय की तरह एक मिनट मुझे रिचा से एक सवाल पूछना है। जब बिन्नी की असहमति व्यक्त कर रहे थे तब लोकतंत्र नहीं था। कार्यकर्ताओं के कंधे पे बंदूक रख के सतीश उपाध्याय की तरह अपनी बात नहीं करते। मनोज तिवारी का मुंह बंद कर दिया गया, कोई शीर्ष का नेता बोल नहीं पा रहा है। हमारे अडवाणी जी कहाँ है भाई? इतने चुनाव हो गए, आप अपने बुजुर्गों को पूछते भी नहीं है। रिचा, विनोद कुमार बिन्नी जब बोल रहे थे तो उनको आपने पार्टी से क्यों निकाल दिया? तो कम से कम हमारे वहाँ डेमोक्रेसी है, पार्टी से निकालने की डेमोक्रेसी है।
जो बोला था उन विधायकों को निकाल दिया आपने। क्या बात जो भी बोला था उसको पहले क्यों निकाला? बात करती हैं शांति भूषण तो फाइनेंस करते थे, इसलिए उनको नहीं निकाल सकते आप। निकालने के लिए निष्कासित किया गया था, बिन्नी जी को निष्कासित किया गया था, उसके ऊपर प्रूफ से तथ्यों पे निष्कासित किया जाता है। ऐसे कोई रैंडम नहीं होता है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जो आपको पैसा दे दे उसको आप नहीं निकालेंगे। इन्वॉल्व होता है, लोगों की अपनी राय हो सकती है और यहाँ उनको वो अभिव्यक्ति भी देते हैं, ये तो अच्छी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए। शाजिया दीपक नहीं कर पाई तो बाहर चली गई। एक दिन पहले 4-5 महीने में पहले तो हमारे पास तो आना जाना लगा रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। नहीं, मगर इतनी छोटी पार्टी, इतनी कम उम्र की पार्टी है, वो अपने फाउंडर मेंबर्स को भी अपने साथ नहीं रख पा रही है, तो कोई बेसिक कमजोरी है ना पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये चाहे वो केजरीवाल हो या किरण बेदी, हम अपने आप को आज से 6 महीने पहले जो का कोई अनुभव नहीं है, बेहतर स्थिति में है। आज से 6 महीने बाद और बेहतर होंगे। हम अपने प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, हम एक क्रांतिकारी विचारधारा से निकल के आए हैं। और आपका कहना सही है कि अभी हम 2 ही साल हुए हमें पार्टी बने हुए, हमारे सिस्टम्स इंप्रूव हो रहे, पर हम आगे की और अग्रसर है, भविष्यमुखी है। परंतु बीजेपी जैसी पुरानी पार्टी, कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी नीचे जमीन में धंसे जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं, देखिए संवादहीन हो जा रहे हैं। आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वो मुझे दिख रहा है कृष्णानगर सीट पर पर्सनल अटैक्स की राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, रिव्यू कर रही है, हमारे पास एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। भविष्यवादी पार्टी को रिचा, देखिए आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वो मुझे समझ में आ रहा है। कृष्णानगर में आपका उम्मीदवार पिछली बार जमानत जब्त हो गई उसकी, और इस बार यदि आप वहां लीड लेंगी तो बहुत बड़ी बात होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं बहस को बरखा सिंह जी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। बरखा जी, आप क्या पॉइंट रखना चाहती थी? बिल्कुल अच्छी बात है, लीड ले। दीपक जी, अगर ये लोग शांत हो जाएं तो मैं बोलूं। जी बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे वो किरण बेदी हो, ये आंदोलन से निकले हुए धरने प्रदर्शन वाले लोग हैं। इनको वही काम शोभा देता है, राजनीति का कोई अनुभव नहीं है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी में और बहुत बड़े बड़े नेता हैं, किरण ये बैठी हुई हैं, अपनी आरती जी भी बैठी हैं, बड़े बड़े नेता हैं। ये बिला धरने प्रदर्शन वालों को लाके इनको, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वो दिल्ली की क्या राजनीति करेंगे? बिल्कुल, दिल्ली की क्या राजनीति करेंगे? और यही सवाल मैं आरती मेहरा से पूछता हूँ। दीपक जी, मैं कहना चाहूंगी कुछ, क्योंकि धरने प्रदर्शन से ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। दीपक जी, धरने प्रदर्शन से ही देश को स्वतंत्रता मिली है। धरना प्रदर्शन कोई घोटाला नहीं है 2G 3G का या कॉमनवेल्थ गेम्स का। धरना प्रदर्शन एक इज्जतदार, एक बहुत बढ़िया और एक बहुत गांधीवादी सोच का नतीजा है। अहिंसा की राजनीति है। ये देश के गणतंत्र को चुनौती देते हैं, ये देश के गणतंत्र को चुनौती देके गांधी जी ने भी स्वयं को अनार्किस्ट बोला था। ये व्यवस्था में अव्यवस्था बदल के, ये व्यवस्था में अव्यवस्था लाके बदलाव की बात करते और आप सबका भगवान कर रहे हैं। अनार्किस्ट लोग हैं। अभी ऋचा जी कह रही थी कि किरण बेदी हमारी आम आदमी पार्टी से ठीक कर ले। किरण बेदी कभी भी आम आदमी पार्टी में नहीं थी। और मैंने बात मेरे बुजुर्गों की बात कर रही थी, पुरानी सहयोगी हमारे पुराने कंधों पे चढ़ के केजरीवाल आए, जिस अन्ना के कंधों पे चढ़ के केजरीवाल आए, उन अन्ना के साथ उन्होंने क्या विश्वासघात किया, पहले वो देख ले। दूसरी बात, आप हमें कहती हैं वही तो किरण बेदी ने किया, कार्डर बेस कार्यकर्ता, वही तो किरण बेदी ने किया। और अगर रो भी रहा है तो मेरी पार्टी के अंदर रो रहा है, लेकिन तुम्हारा कार्यकर्ता बिन्नी क्यों रोया, अश्विनी उपाध्याय क्यों रोया, संदीप दुबे क्यों रोया? आप क्या बात कर रही है? बीजेपी ऑफिस के सामने देखिए, अभी भी लोग बैठे हुए हैं। उनके साथ बीजेपी कितना बड़ा किया, बीजेपी ऑफिस के सामने देखिए। भूषण जी भी जो कह रहे हैं, आपके फाउंडर मेंबर गायब हो जाएंगे लोग एक दिन में, लोगों को पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं इस बहस को यही रोकता हूँ। पहले मैं अरविंद केजरीवाल की सीट के नतीजे दिखा देता हूँ, नई दिल्ली के। आरती जी, नई दिल्ली के नतीजे देख लीजिए। नई दिल्ली सीट की जनता क्या बोलती है?
मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप से कि कुलदीप फटाफट नतीजे दिखाए जाए नई दिल्ली के। तो नई दिल्ली में केजरीवाल का टेस्ट है और दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बिजली 13% लोग मानते हैं, 7% पानी को मानते हैं, नई दिल्ली में 19% सुरक्षा को मानते हैं, महंगाई को 31% और भ्रष्टाचार को 30%। ये नई दिल्ली सीट की राय है जहां से केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? पार्टी के आधार पर 62% लोग मानते हैं, उम्मीदवार के आधार पर 24% लोग मानते हैं, मुद्दे के आधार पर 9% और जाति धर्म के आधार पर 5%। क्या बोले दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी? हाँ बोलते हैं 20% और 80% बोलते हैं नहीं। इसका एक कारण ये भी है कि ये अरविंद केजरीवाल की सीट है। बीजेपी को कितने लोग वोट देंगे अरविंद केजरीवाल की सीट पर? 20%। कांग्रेस को कितने लोग वोट देंगे अरविंद केजरीवाल की सीट पर? 0%। और आम आदमी पार्टी को कितने लोग वोट देंगे अरविंद केजरीवाल की सीट पे? 80%। पिछली बार लगभग 25,000 वोटों से उन्होंने तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर एक इतिहास रचा था। इस बात को हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इस डाटा पर चर्चा होगी। हम जानेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल में क्या जादू है कि नई दिल्ली सीट की जनता को उन्होंने सम्मोहित कर रखा है। इस ब्रेक के बाद बहस को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ आज का सर्वे है और चुनाव में परिस्थितियां मिनट दर मिनट बदलती हैं। ऐसे सर्वे हम आपको रोज दिखाते रहेंगे, रोज बताते रहेंगे। पल पल जनता का क्या मूड बदलता है इसको हम अपडेट करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। कुछ बड़े सर्वे होंगे, कुछ छोटे सर्वे होंगे। हम इन सीटों पर आपको एक बार फिर से लेके चलेंगे कुछ दिनों के बाद, ताकि वहां क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है इसका ग्राउंड असेसमेंट कर सके। लेकिन इसका डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि ये सर्वे जो हैं आज के हैं, आज की परिस्थितियों को बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। आगे राजनीतिक माहौल बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन हम बहस को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर गोल मार्केट में अरविंद केजरीवाल का जलवा इतना क्यों बरकरार है? जिसका जलवा कायम है, क्यों कायम है? सीधे चलते हैं आरती मेहरा के पास। आरती मेहरा जी, आप अपना जितना वोट बैंक है उसको बचा नहीं पाई हैं उस इलाके में। उस इलाके में कोई पैठ नहीं कर पाई है, उस इलाके में कुछ भी नहीं बदला है। दीपक जी, आप स्वयं ही अभी कह रहे थे कि पल पल सिचुएशन बदलती हैं। 80% की सिचुएशन नहीं बदलती है आरती जी। जिस पल आप ये ले रहे थे 80% की सिचुएशन है, ये समय बताएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुमराह किया है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पब्लिक को ठगा है, तो किस सेगमेंट का आपने लिया है ये सर्वे, किस सेगमेंट का है, सब सेगमेंट का देखना होगा। क्योंकि सिर्फ आरोप की राजनीति नहीं हो सकती कि आरोप की कला उनमें इतनी अच्छी है तो वो बहुत बड़ी कला है। ऐसा नहीं है, जनता भी बहुत कुछ समझती है और जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। लोकसभा मेरा ऐसा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी की साख गिरी। आरती जी, लोकसभा का चुनाव आरोपों के बल पर कांग्रेस को कटघरे में लगा करके ही तो जीते हैं। नहीं, नई दिल्ली सीट में क्या आरोप लगाया? विकास के नाम पे है, विकास करने का काम, स्पेसिफिक बात करिए। विकास पे काम हुआ है। 60 सीटें हम जीत के आए हैं, 7 की 7 सीटें जीती हैं। अभी नई दिल्ली सीट की बात हो रही है। मैं पुनः कहना चाहूंगी कि मैं दीपक जी के किसी सर्वे को चैनल नहीं, हाँ तो हमने 60 सीटें, 7 लोकसभा की सीटें और 60 सीटें दिल्ली में जीती हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की ये सीट जो है वो उसका भी जो निर्णय है ये पल पल बदलता है, तो समय आएगा वो बताएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑफकोर्स आम आदमी पार्टी अपनी कुछ सीटें तो जीतेगी, लेकिन 28 नहीं जीतने वाली। ये कितना गिरेगी ये समय बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी बढ़ के हर हालत में 40 से 45 तक पहुंचेगी। चलिए, बीजेपी बढ़ेगी 40-45 तक पहुंचेगी। कहना चाहूंगी कि कांग्रेस, आपने अच्छा कहा कि अपनी सीटें बता दी, लेकिन कम से कम 28 के आंकड़े के आसपास तो आप आम आदमी पार्टी को रख रही हैं। लेकिन ऋचा,
आपसे मैं जानना चाहूंगा आपका सीट का टैली क्या है? आपने तो कहा है कि आपको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, 40 सीटें मिलने वाली हैं। आप भी मुझे सीट बता दीजिए ताकि आप दोनों की बाइट में स्टोर करके रखूं। दीपक जी, हम जो देख रहे हैं ये पॉलिटिक्स ऑफ चेंज देख रहे हैं, और जैसा पहले कभी नहीं हुआ है वो हो रहा है इस वक्त दिल्ली में। आप हमारी किसी भी रैली में देखिए, किसी भी जनसभा में देखिए, वहां आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स से ज्यादा जनसमूह साथ में रहता है। तो अगर हम ग्राउंड पे जाकर देखें तो हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। इस बात का हम सभी को पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह आरती मेहरा जी आज आउट ऑफ वर्ड्स हैं, शी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, वो इसी बात का संकेत दे रहा है। जहां तक कि नई दिल्ली सीट का सवाल है, एक युग पुरुष, एक जन नायक, एक युग पुरुष कहने की कोशिश नहीं, एक जन नायक आप इससे नई दिल्ली सीट से लड़ रहा है तो उनका जीतना 100% है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली सीट ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता ये जानती है कि वो नीतिवान है, कि वो निपुण है। ऋचा जी, अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि युग पुरुष कहलाएं। वो कुछ जरूरत से ज्यादा चाटुकारिता कर रही हैं आप उनकी। वो न्यायप्रिय है, वो देश के लिए समर्पित है। यही युग पुरुष बनारस में भी लड़ने वो जिस तरह की राजनीति उन्होंने दिशा बदल दी है, आज ईमानदारी के बारे में बात होने लगी है। आज से 3 साल पहले ईमानदारी वॉज आउट ऑफ, इट वॉज इम्प्रैक्टिकल। ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात आप भी जानती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या ब्यूरोक्रेट्स, इसीलिए तो शांति भूषण कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हैज ब्रॉट ज्यादा ईमानदार है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्यादा ईमानदार है किरण बेदी। वो उनकी निजी राय है, वो उनकी निजी राय है। इसी एग्जीक्यूटिव क्लास में आप किरण बेदी पर्सनली ईमानदार छवि के आज तक किरण बेदी ने जब जाते हैं तो ईमानदारी से काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने भी आज तक उनके काले से सफेद बायोडेटा में कोई शक नहीं है किसी को। परंतु आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आरती जी, आपके समय पे मैं बोलती नहीं हूँ, आप मेरे समय में ही सेंध मारती रहती हैं। कृपया अपने आप को रोकें। आदमी जो है आपके जब आपकी बारी आती है तो मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। मेरी बारी होती है तो आप कूद पड़ती हैं। आप दोनों एक दूसरे से निपट लीजिए। जिंदल स्टील से पैसा लिया। दीपक जी, क्या किरण जी जिंदल बिजली कंपनियों की ऑडिट करवाएंगी? क्या जन लोकपाल बिल पास करवाएंगी? क्या इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन का सोर्स ऑफ फंडिंग बताएंगी? क्या त्रिलोकपुरी और भवाना के दंगे रिपीट नहीं होंगे? क्या उमेश अग्रवाल 50% के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है उनको सजा मिलेगी? किरण जी, 5 चीजें अभी बताएं तो हम उन्हें भी मान लेंगे कि वो यूटर्न नहीं ले रहे। खोलेंगे आप 20 को। चलिए, 5 सवाल आपने पूछे हैं किरण बेदी जी से, उनका जवाब हम कल लेने की कोशिश करेंगे। आरती जी ने भी कई सवाल उठाए हैं, उसका जवाब भी हम कल लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल टुनाइट विद दीपक चौरसिया में इतना ही। आज की बहस बताती है कि दिल्ली के चुनाव कितने गर्म हो चुके हैं, और इन गर्मा गर्म चुनाव की पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।